नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा जी डिजिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इन दिनों रोजाना करीबन 2.25 लाख मुसाफिर आवागमन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में मुसाफिरों का आवागमन सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। साथ ही भारी तादाद में मुसाफिरों की संख्या ने एयरपोर्ट पर होने वाली प्रक्रिया को भी धीमा कर दिया। इन चुनौतियों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और सीआईएसएफ के डीआईजी श्रीकांत किशोर जी। आइए अब हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, जी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनूप जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट में करीबन 2.25 लाख मुसाफिर रोजाना आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में इन यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से विमान तक पहुंचाना आपके लिए कितना चुनौती भरा काम है? निश्चित रूप से एक चुनौती भरा काम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देश का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होने के नाते आईजीआई एयरपोर्ट पर न केवल हम एक बहुत बड़ी संख्या को हैंडल करते हैं, बल्कि प्रतिदिन ढेर सारे अलग अलग देशों के प्रधान, हमारे अपने देश के प्रधान, हमारे अपने देश के बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति भी यात्रा करते हैं और उनके ऊपर जो सुरक्षा के खतरे हैं उनसे हम वाकिफ़ हैं। खुद आईजीआई एयरपोर्ट अपने आप में इसलिए भी संवेदनशील है कि देश का कोई भी दुश्मन इस एयरपोर्ट को कभी भी टारगेट करना चाहेगा तो सुरक्षा का खतरा तो एकदम रियल है और गंभीर है। हम इसका सामना करने के लिए हमारे अपने देश के नियमों का अनुपालन कराते हैं। ख़ास तौर पर देश के भीतर में जो एविएशन सिक्योरिटी के लिए जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को हम लोग पूरी तरह फॉलो करते हैं। नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं, जिसके तहत आप जानते हैं अनूप जी, हमारे देश में यात्रियों की टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर की जो एंट्री है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो सही यात्री हों। इसलिए हम लोग उनका टिकट चेक करते हैं और उसके साथ साथ उनकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। जो लोग जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं उनके अलावा सिर्फ वही लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने या तो एक टेम्प्रोरी पास बनवाया हो या जो स्टाफ हैं और किसी न किसी ऑपरेशनल पर्पस के लिए अंदर जाते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि सारी चीज़ें नियमों के अनुसार कराई जा रही हैं, लेकिन अब मैं प्रक्रिया जो है उसको सिलसिलेवार तरीके से पूछना चाहूँगा। शुरुआत होती है टर्मिनल गेट से। टर्मिनल गेट में लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। उन लंबी कतारों को जल्द से जल्द टर्मिनल के भीतर भेजने के लिए आप अपने जवानों को किस तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, किन बातों का ध्यान देते हैं? अनूप जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे लिए भी बहुत ही संगीन है। गेटों की संख्या हम बढ़ा नहीं सकते और यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 2010 और 2019 तकरीबन 3 गुना पैसेंजर हुए हैं। तो एक ही काम है जो हम कर सकते थे और जो हमने किया है कि हमारे जो भी अधिकारी तैनात होते हैं गेटों पर, उनको हम लगातार इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि वो अलग अलग एयरलाइंस का जो टिकट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को बार बार देखें, सीखें, ताकि कम से कम समय में वो सुनिश्चित कर सकें कि यह टिकट दुरुस्त टिकट है। इसी तरह से जो आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ को भी चेक करते हैं। अभी हाल में हमारे अपने एडीजी सर ने ऑल इंडिया लेवल पर एक सर्वे करवाया था और नॉर्मल जो टाइम टेकन फॉर वन पैसेंजर, एक यात्री को हमारे किसी भी एक गेट पर जो समय लगता है वो 10 से 15 सेकंड का समय है। कई दफ़ा जो ग्रुप पैसेंजर्स होते हैं या कई बार उनके किसी आईडी प्रूफ को लेकर कोई समस्या होती है तो उसकी वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अगर समय ज़्यादा लगता है तो पीछे खड़े सारे यात्री जो हैं उनमें इम्पेशेंस बढ़ता है। जी, इसको कैसे और अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, इसकी कोशिश रहती है। इंस्पेक्टर्स और दूसरे अधिकारी इसी काम के लिए तैनात रहते हैं। मैं चेक इन एरिया की ही बात करूंगा, इसी टर्मिनल गेट की, कि बहुत सारे देशों में जो सिक्योरिटी एरिया है उसको सिक्योरिटी फ्री रखा गया है। पीछे दिनों से हिंदुस्तान में भी अब इस बाबत चर्चा शुरू हो गई है कि
कि क्यों ना हम अपने सिक्योरिटी चेक इन एरिया को सिक्योरिटी फ्री कर दें, यानी कि जब टर्मिनल के अंदर मुसाफिर प्रवेश कर रहा है उस वक्त उनके टिकट और पहचान पत्र की जांच ना की जाए। ये हमारे लिए कितना संभव है? फिर से बहुत ही अच्छा सवाल अनूप जी। बहुत सारे लोग एक दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा आपने सही कहा, और अक्सर उदाहरण यूरोप और दूसरे देशों के दिए जाते हैं। इस मामले में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दो बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आपके अपने देश के भीतर की जो थ्रेट पोजीशन है, यानी जो भी ख़तरा हम अपने तौर पर एसेस करते हैं, हम अपने सिक्योरिटी नियम्स उनके आधार पर बनाते हैं। दूसरी बात ये बताऊंगा कि 2010 के बाद जो पूरी दुनिया में एविएशन सिक्योरिटी के साथ जितने भी तरह की छेड़छाड़ हुई है, जो अनलॉफुल इंटरफेरेंसेस हुई हैं, उनका जो पूरा ट्रेंड है वो ट्रेंड एयरपोर्ट सेंट्रिक है, यानी सबसे ज़्यादा हमले एयरपोर्ट्स पे हुए हैं। 2012 में मॉस्को में दोमोदेडोवो में अराइवल में एक अकेले आदमी ने 37 आदमी मार दिए। ब्रुसेल्स की घटना ताज़ा घटना है, सभी लोग जानते हैं। ब्रुसेल्स में 3 आदमियों ने मिल करके 50 के आसपास लोग मारे। इससे उसी के साथ 2016 में ही एक और दूसरी घटना टर्की में हुई। इस तरह के 16-17 इंसिडेंट्स हैं जिसमें एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। यूरोप के देशों में जहां पर आबादी कम है, आम एयरपोर्टों के ऊपर में इस तरह का लोड नहीं होता, लेकिन जहां भी मैसिव लोड है वहां आज सभी जगह ये विचार का विषय है कि हम इतनी बड़ी तादाद के लोगों को कैसे सेव करें। आप याद रखें, आबादी अपने आप में एक बड़ा थ्रेट का टारगेट बन जाता है। कोई एक दुश्मन, कोई एक आतंकी एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने के लिए मशक्कत करेगा क्यों, अगर उसको फोरकोर्ट में गोली चलाने से 50 आदमी को मारने का मौका मिल जाए? क्योंकि ये अपने आप में उसी तरह का एक टारगेट है। जहां भी आप ज़्यादा बड़ी खबर बना सकते हैं, आप उसी को टारगेट करना चाहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईकाओ का जो एनेक्सर 17 है, जो दुनिया में एयरपोर्टों के ऊपर में सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कराता है, उसमें एक नया अमेंडमेंट 2017 में किया गया। ये अमेंडमेंट 15 जो दरअसल फोरकोर्ट और चेक इन एरिया, लैंड साइड की सिक्योरिटी को लेकर के है। उसी के मुताबिक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक एडवाइजरी दुनिया के सारे एयरपोर्टों को भी जारी किया है कि आप ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम करें ताकि चेक इन एरिया की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। सर जी, अगर आप इजाज़त दें तो एक बात और, भारत स्पेसिफिक एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पर आतंकवाद का खतरा भी दूसरे कई देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो दुनिया के ऐसे 10 सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड कंट्रीज़ में हम लोग भी आते हैं। तो ऐसी हालत में हमारे लिए तो ये संभव नहीं होगा कि हम चेक इन एरिया के भीतर पैसेंजर्स को बिना किसी प्रकार के सुरक्षा कंट्रोल के अलाउ करें। एक और चीज़ अनूप जी, जो कि आप सहमत होंगे मेरी बात से, हमारे देश का जो अपना कल्चर है उसकी वजह से कई बार एक यात्री को छोड़ने के लिए 5-7 आदमी आते हैं। जी हाँ। और ये केवल इंटरनेशनल में ही नहीं होता है, डोमेस्टिक में भी होता है। तो आपने खुद कहा 2.25 लाख पैसेंजर्स, और 2.25 लाख गुना 4 अगर किया जाए तो हमें 10 लाख पैसेंजर्स को चेक इन एरिया में हैंडल करना होगा, जो कि शायद असंभव होगा। स्टैम्पीड की सिचुएशन होगी, बहुत ही मैसिव लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस चीज़ को तो किसी भी हालत में भारत जैसे देश में लागू नहीं कराया जा सकता। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि भारत पे इस बात पर चर्चा हो रही है कि हम जो चेक इन एरिया है उसको सिक्योरिटी फ्री करें, वहीं दूसरी तरफ कई देश भारतीय एयरपोर्ट की सुरक्षा पर अध्ययन कर रहे हैं। और शायद आप बेहतर बता पाएंगे कि कुछ एयरपोर्ट्स ने इंडियन मॉडल को अपनाया भी है। बिल्कुल सही कहा अनूप जी, आपने बिल्कुल मुझे मौका दिया, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता था। पिछले साल फ्रांस के प्रीफेक्ट चार्ल्स डी गॉल और उसके बाद टीएसए की टीम, इन दोनों ने अपने अपने तरीके से ये जो भारतीय एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम है इसकी बहुत प्रशंसा की और इसको अपनाने का फैसला किया। एक छोटा उदाहरण बताऊंगा कि जैसे आईकाओ ने कहा कि आप अपने फोरकोर्ट को सिक्योर करो, हमारे अपने देश में सीटीसीपी का प्लान भारत सरकार ने लागू किया सन 2011 से, और सीटीसीपी प्लान के तहत आईजीआई एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले से
हम रैंडम बेसिस पर गाड़ियों की चेकिंग, पैसेंजर्स की चेकिंग करते हैं। इस चीज़ को सीख करके फ्रांस के अधिकारियों ने और इसका एक बदला हुआ रूप उन अपने देश में इम्प्लीमेंट किया। इसी तरीके से जो एक्सेस टू एयरपोर्ट को एक ख़ास तरह का आइसोलेशन दिया जाए और सिक्योर कराया जाए, इसको ब्रुसेल्स की घटना के बाद ब्रुसेल्स ने अडॉप्ट किया है। टीएसए के लोग मानते हैं कि हमारे देश में जो फोरकोर्ट की सिक्योरिटी है या जो विसिनिटी की सिक्योरिटी है वो काफ़ी बेहतर है। चेक इन एरिया को लेकर के हमारे और कई दूसरे देशों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है कि एक साइनेज अपने आप में सफिशिएंट है। अमेरिका में अगर ये बात एक साइनेज में कहा जाए कि नो एंट्री विदाउट परमिशन, तो लोग एंट्री नहीं करेंगे। हमारे देश में अभी हम लोग कल्चरली उस लेवल पे नहीं है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन का मतलब होगा कि लोग किसी को ढूंढना शुरू करेंगे या इंतज़ार करेंगे, बल्कि कई दफ़ा क्या होगा कि अगर नो एंट्री है तो कहेंगे कि ज़रूर जाना चाहिए। तो इसलिए चेक इन एरिया के भीतर के एंट्री के बारे में मेरा वही कहना है, फिर से रिपीट करूंगा कि हम अपने टर्मिनल बिल्डिंग को युद्ध क्षेत्र नहीं बना सकते जी। एक हथियारबंद आदमी एक क्लोज्ड चेक इन एरिया में घुस गया तो हैवोक हो सकता है। अब मैं सुरक्षा के साथ साथ मुसाफिरों की सहूलियतों की तरफ भी आऊँगा। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जो सबसे बड़ी शिकायत होती है, उनका ये कहना होता है कि उनको इंतज़ार बहुत करना पड़ता है, चाहे गेट से टर्मिनल में दाखिल होने में, फिर इसके बाद जो आपका प्री इम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जहाँ पर उनकी फ्रिस्किंग होती है वहाँ पर। तो लंबी से लंबी कतारों को जल्द से जल्द कैसे बिना किसी सुरक्षा से समझौता किए निपटाया जाए, या यह कहूँ कि उनको सिक्योरिटी होल्ड एरिया में भेजा जाए, तो ये कैसे संभव हो पाता है? बहुत ही अगेन बहुत ही अच्छा सवाल अनूप जी। ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए पिछले दिनों में, हाल के वर्षों में बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा समाधान जो है वो गैजेटरी में है, टेक्नोलॉजी में है। और अभी हमारे देश में भी डिजी यात्रा की बात जो चल रही है, तो डिजी यात्रा शायद इस मामले में बहुत बड़ा समाधान देगी। उससे पहले हम लोगों ने अपने एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम्स में सुधार किए। ऑटो ट्रे रिट्रीवल का सिस्टम जो है वो हमारे थ्रूपुट को काफ़ी बढ़ा देता है जी। तो इसको लागू किया गया। बॉडी स्कैनर्स के साथ भी कई तरह के प्रयोग किए गए हैं, कई बार हम लोगों ने ट्रायल में इस्तेमाल किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे पास में बॉडी स्कैनर जैसी चीज़ें भी होंगी। डिजी यात्रा अपने आप में एक बड़ा समाधान होगा। और आपको शायद याद होगा कि हम लोगों ने बैगेज स्टैंपिंग बंद किया, उसके पीछे भी नियत यही थी कि पैसेंजर थ्रूपुट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं अनूप जी यहाँ पर सबमिट करूँगा आपके सामने विनम्रतापूर्वक। ये जो आरोप है कई बार कि बहुत लंबा वेटिंग टाइम का, तो दुनिया के जो बड़े एयरपोर्ट हैं उन सब से तुलना करके देखना चाहिए। वेटिंग टाइम के मामले में कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर साइनेज में लिखा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट नॉट परमिटेड। वेटिंग टाइम मोर और लेस 15 मिनट से ज़्यादा। टीएसए के वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वो अलग अलग एयरपोर्टों का वेटिंग टाइम बताते हैं और वो बताते हैं कि वे 40 मिनट जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम है जी। हमारे यहाँ डायल ने एक नई मशीन लगाई है, मैं उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जोविस करके वो मशीन है, अपने आप में बिल्कुल न्यूट्रल है। ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा या ऑपरेटर की रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। मशीन जो कि क्यू पॉइंट पे लगी हुई है, उस मशीन की रिपोर्ट के मुताबिक आईजीआई एयरपोर्ट पर 97% पैसेंजर्स जो हैं वो 15 मिनट से कम लेते हैं। इनमें से 94% पैसेंजर तो वो हैं जो 10 मिनट से कम लेते हैं। और ये मैं 24 घंटे की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो फिर भी मैं ये मानता ज़रूर हूँ कि 15 मिनट भी एक बड़ा वक़्त है। अगर कोई आदमी अपने अंदर से मानसिक रूप से परेशान हो तो उसको 15 मिनट जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा लगता है जी। तो उसको कम होना चाहिए ज़रूर। लेकिन जब भी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आएगी जो हमारे इस काम को और फास्ट कर पाए तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। लेकिन सिक्योरिटी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता किसी के हक में नहीं होगा। ना वो पैसेंजर्स के हक में होगा, ना एयरलाइंस के हक में होगा, ना देश के हक में होगा, ना सुरक्षा एजेंसियों के हक में होगा।
आपने रैंकिंग की बात की कि हमारा 15 मिनट वेटिंग टाइम है। यदि हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उसमें अपनी रैंकिंग देखें तो हमारा वेटिंग टाइम उस रैंकिंग में कहाँ पर आके टिकता है, हम किस पोजीशन में हैं? हम लोग सबसे बेहतर एयरपोर्टों में से एक हैं। जी। आप तो जानते हैं कि अभी हाल में पिछले वर्ष जो सबसे ज़्यादा हेवी ड्यूटी एयरपोर्टों के बीच में IGI एयरपोर्ट की पोजीशन नंबर 1 हुई है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये भी मतलब एक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से दिया जाने वाला एक्रेडिशन है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई चालू पुर्जा सर्वे रिपोर्ट की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस तरह का स्टेटस है कि वेटिंग टाइम भी और फीलिंग सिक्योर का मामला दोनों एक साथ इम्पॉर्टेंट है। आप कितना ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, तो फीलिंग सिक्योर और उसके साथ में वेटिंग टाइम दोनों को के मुताबिक देखें तो हम लोग दुनिया के सर्वोत्तम एयरपोर्टों से मुकाबला करते हैं। मैं यात्रियों के मनोविज्ञान की बात करूं तो यात्रियों को सबसे ज़्यादा अवांछित कोई शख्स इस एयरपोर्ट में लगता है वो सुरक्षा अधिकारी। उनको ये लगता है कि जो सिक्योरिटी पॉइंट पर ये सुरक्षा अधिकारी मेरी जांच के लिए खड़ा है ये बेकार है, इसने मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार कराया, इसने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है। इस मनोभाव के साथ पहुंचने वाला मुसाफिर और सामने खड़ा वो जवान टकराव की स्थिति को कई बार जन्म दे देती हैं। तो ये स्थितियां ना बने तो क्या अपने जवानों को कोई खास ट्रेनिंग देते हैं या उनको कोई हिदायत दी जाती है? जी अनूप जी, बिल्कुल सही बात है। इस बारे में मैं इसके दो पहलू हैं, दोनों पहलू की चर्चा करना चाहूँगा, आप इजाज़त दें। पहली बात तो ये सच है कि यात्रियों का एक छोटा सा तबका ऐसा है जो सिक्योरिटी कंट्रोल को गैर ज़रूरी मानता है और सिक्योरिटी पर्सन को अपना दुश्मन समझता है। इसके साथ ही साथ आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे प्रीवियस सर्वेज इस बात की गवाह हैं कि अधिकांश जो यात्री हैं वो सुरक्षा कर्मियों के साथ बहुत अपनापा महसूस करते हैं और वो उसकी रैंकिंग में दिखलाई पड़ता है। अगर किसी का कोई एक सामान गुम हो जाए तो सीधे सीआईएसएफ को ढूंढता है, सामान चाहे उनका बोर्डिंग गेट पे क्यों ना गुम हो जाए जी। और मिलता है। और उसके बाद जिस तरीके से वो आपको भी अप्रोच करते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, ट्वीट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत हार्टनिंग है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा तबका ऐसा है जो मानता है कि सुरक्षा कर्मी के होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और वो अक्सर वो बहुत बदतमीजी वाली बातें भी होती हैं। हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं अनूप जी, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है, और इसके लिए सॉफ्ट स्किल की क्लासें लगातार चलाई जाती हैं। हम अपने लोगों को कहते हैं कि जैसे एक बैट्समैन अगर बैटिंग करता है तो फील्डर्स का काम है स्लेजिंग करना। तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम फील्डिंग कर रही है, वो स्लेजिंग कर रही है, लेकिन इसका ये नतीजा नहीं हो सकता कि हमारा कोहली जो है वो अपना बैटिंग छोड़ करके और स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से देगा। तो हम बैटिंग करने हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और हमारे सामने अगर कोई एक आदमी किसी तरह की अभद्रता भी करे या हमारे को मतलब बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो भी हमारे बर्ताव में कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि मेरे अधिकांश लड़के, मेरे अधिकांश ऑफिसर्स इस मामले में बहुत शालीनता के साथ, बहुत संयम के साथ पेश आते हैं, जिसकी प्रशंसा मुझे कई बार अपने बड़े सीनियर अधिकारियों से भी मिलती है और इसके अलावा आम नागरिक भी इसकी प्रशंसा करते हैं। आप जैसे पत्रकारों से भी मुझे कई बार अपने लड़कों की प्रशंसा सुनने को मिली है, अच्छा लगता है। ये ज़रूर है कि ये कंटिन्यूअस काम है। सिक्योरिटी पॉइंट पर एक और समस्या आती है और ये समस्या जुड़ी होती है दिव्यांगों से और जो आर्टिफिशियल लिम्स से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे मुसाफिर बीच में एक लंबी चर्चा हुई, लंबी बहस हुई कि इनके लिए एयरपोर्ट पे फैसिलिटेशन के लिए हमें बहुत बेहतर करना चाहिए। तो इस तरफ हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कैसे कदम बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया। दरअसल पहले से जो कदम थे उसमें एक और नया कदम IGI एयरपोर्ट पर अभी शुरू हो रहा है और मेरा ख्याल है कि विद इन अ डे और टू, एक दो दिन के भीतर कुर्सियां भी हमने लगा दी हैं। एक तरफ तो ये समस्या हमारे डिजेबल्ड मेंबर्स की है, डिजेबल्ड सिटीजन्स की है जिनके साथ किसी तरह की शारीरिक अपंगता है। दूसरी समस्या ऐसे लोगों की है जो काफ़ी ओल्ड एज के लोग हैं। तीसरी समस्या नवजात बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही महिलाओं की समस्या है। तो हमने स्पेशल काउंटर बनाया है जी। पहले से जो स्पेशल काउंटर्स थे वो केवल व्हील चेयर के लिए थे, अब हमने एक के बदले 2 काउंटर कर दिए हैं
तो उससे अब एडवांटेज ये है कि हम इस तरह के साइनेजेस लगाएंगे और हम कहेंगे कि सिंगल लेडी जिनके साथ कोई बच्चा है या कई बच्चे हैं, या इसके अलावा ओल्ड एज पर्सन्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन उम्र काफ़ी है, उनके लिए चलने की दिक्कत है और वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल अगर ना भी कर रहे हों, लेकिन तब भी अगर वो चाहें तो हमारे इस काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काउंटर पे कुर्सियां हैं। यहाँ पर डायल ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, डायल ने कुर्सियां भी लगवाई हैं और डायल ने वादा किया है कि वो एक व्यक्ति भी हमारे पास प्रोवाइड कराएंगे, ताकि अगर मान लीजिए किसी की स्पेशल नीड है, कोई पानी मांगता है, तो पानी भी उनको पिला सकें उस काउंटर पे, वो चाहें थोड़ी देर वेट कर सकें, उनको कोई मदद चाहिए कि उनका कोई बैग खोलने में मदद करें। तो ये इस तरह की सुविधाएं ये पहली बार भारत में शायद हम लोग IGI एयरपोर्ट पर शुरू करेंगे। हिंदुस्तान में भुलक्कड़ मुसाफिरों की भी कमी नहीं है, जो अक्सर अपना सामान एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पे छोड़ के निकल जाते हैं। कई बार तो सुनने में यह आया है कि लोग अपने बच्चों को भी भूल गए हैं एयरपोर्ट पर। सही बात है। तो ऐसे लोग जो सामान एयरपोर्ट पर छोड़ जाते हैं उसके लिए CISF एक लॉस्ट एंड फाउंड स्कीम चलाती है। तो इस स्कीम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये इसका फ़ायदा सही तरीके से मुसाफिरों को मिल सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अनूप जी, ये लॉस्ट एंड फाउंड का जो हमारा वेबसाइट है वो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है आज की डेट में। और उसके अलावा केवल उतना ही नहीं, कोई भी पैसेंजर ईमेल के ज़रिए या किसी भी दूसरे सोर्स से सीधे IGI की इकाई को अप्रोच कर सकता है, या हमारे एयरपोर्ट सेक्टर हेडक्वार्टर को अप्रोच कर सकता है, या फोर्स हेडक्वार्टर को। किसी भी सोर्स से अगर ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो अगर उसमें टेलीफोन नंबर मौजूद है तो हम लोग सबसे पहले तो यात्री से संपर्क करके आइटम की डिटेल्स प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और तब उसके बाद अगर आइटम लॉस्ट एंड फाउंड के डायल के दफ्तर में जमा हो चुका है तो इसकी सूचना उनको प्रोवाइड कराते हैं। अदरवाइज कैमरा के फ़ायदे से हम लोग आइटम को 99.9% केसेस में आइटम ढूंढ ही लेते हैं जी। तब भी ऐसा है कि कुछ जगहें ऐसी हो सकती है, किसी दुकान के भीतर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर डायरेक्ट कैमरा का कवरेज ना हो, तो शायद छूटता है, वरना तो मिल ही जाता है। आज फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से जो दूसरे कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी सफाई कर्मी हैं एयरपोर्ट के भीतर, या जो दूसरे कर्मचारी किसी तरह के दूसरे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की ड्यूटी करते हैं, उन सबको भी पता है कि सब कुछ कैमरे की आंख के नीचे है। इसलिए सामान की चोरी की वारदात लगभग मतलब नील के आसपास हो गई है, मिल ही जाता है सामान। तो सर, कुछ ऐसे कदम या ऐसी कुछ नई योजनाएं आने वाली हैं जो भविष्य में मुसाफिरों के सफ़र को थोड़ा आसान बनाएंगी? बहुत चीज़ें आ रही हैं, बहुत चीज़ें आएंगी। देखिए, आपने खुद ही कहा जिस तरीके से एविएशन की तरफ जोर बढ़ा है, और हमारे देश में तो और भी ज़्यादा बढ़ा है। हमारा देश शायद अभी सिविल एविएशन के मामले में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में से एक है। तो उसकी वजह से आपके यहाँ रेवेन्यू भी आ रहा है, आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और इन ज़रूरतों को मीट करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी या ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी या जो जॉइंट वेंचर के जो हमारे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, जैसे डायल है या जो मियाल हैं, सब के सब आगे बढ़ कर के नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की कोशिश में लगे हैं। टेक्नोलॉजी में ही समाधान है जी। लेकिन टेक्नोलॉजी और ट्रेंड मैन पावर जी, दोनों जब मिलेंगे, दोनों जब हाथ मिलाएंगे, तभी समाधान होगा। जी, ये माना जाता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सुधार की गुंजाइश हर जगह मौजूद रहती है। ऐसे मुसाफिर जो आपको इस बाबत फीडबैक देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं या यहाँ पे कुछ खामियां मौजूद हैं, इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुसाफिर आप तक कैसे पहुँचेंगे? रजिस्टर रखा हुआ है, और शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन उस रजिस्टर का में कोई एंट्री ना हुई हो। ज़्यादातर एंट्रियाँ तो वैसे पैसेंजर्स की होती है जो कि अपना कोई सामान भूल गए, फिर उन्होंने अप्रोच किया, CISF ने ढूंढ दिया, तो वो अपनी तरफ से अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए एप्रिसिएशन लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत तरह के सुझाव देते हैं। सुझाव हर बार प्रैक्टिकल ही हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीच बीच में प्रैक्टिकल सुझाव भी बहुत सुझाव मिलते हैं जी। अब ऐसे मैं आपको बताऊं, हमारे एक पैसेंजर ने हमारे को
उसी रजिस्टर में लिख करके दिया कि साहब जिस तरह से आपने प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पैसेंजर्स के क्यू को मेंटेन करने के लिए एक येलो लाइन बना रखा है कि ये येलो लाइन जो है इस यहाँ पर ही किसी को वेट करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि साहब डिपार्चर गेट के ऊपर में भी आपको येलो लाइन बना देना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपका जो सुरक्षा कर्मी है वो कई बार घिरा हुआ है, 2 आदमी एक साथ उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सुझाव है जी। तो जैसा कि आपने सुना कि IGI एयरपोर्ट पर CISF आपकी सुविधा को बढ़ाने के लिए, आपकी यात्रा को सुगम करने के लिए कई प्रयास कर रही है। ये प्रयास सिर्फ IGI तक ही सीमित नहीं रहेंगे। IGI में एक मॉडल के तहत इस पर काम किया जा रहा है। सफलता मिलने पर देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी इन मॉडल्स को लागू किया जाएगा। जी डिजिटल के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुज जी।